अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स और तमाम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह हीट और टेम्परेचर को समझेंगे और कोशिश करूँगा मैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊँ। तो हीट है क्या? बेसिकली हीट एनर्जी है। इसी में शॉर्ट से जुमला लिखा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ध्यान में होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। तो ये सब इससे पहले की क्लास में आपको समझना है, लेकिन शॉर्ट ही बता देता हूँ कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो फिर वर्क का भी पता होना चाहिए। तो फिजिक्स में हम किस चीज़ को वर्क कहते हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि ये उससे पीछे के टॉपिक है। तो एनर्जी बेसिकली काम करने की सलाहियत है। तो क्या हीट भी काम कर सकती है क्योंकि उसे फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा है। तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल अगर आप अपने जहन में रखें तो जो आप अक्सर घरों में भी देखते हैं, किसी बर्तन के अंदर, कंटेनर के अंदर, देगची के अंदर, केतली के अंदर पानी डाल के आप उसे हीटअप करना शुरू कर दें, तो थोड़ी देर के बाद पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब पानी में बॉयल हो रहा है तो पानी में वेट है, उसके मॉलिक्यूलों में, उसको कौन सी चीज़ उसे मूव कर रही है, नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ और पूरे बर्तन के अंदर उसे घुमा रही है। तो वो जाहिर बात है आपके सामने है, ये काम करने वाली चीज़ हीट है। तो ये असल में बिल्कुल फिजिकल वर्क है, तो इसलिए हीट ये काम कर रही है, तो इसे एनर्जी कहना दुरुस्त है। इसके अलावा अगर आप उसी पानी के अंदर टी वगैरह डाल दें या खाना पकाने के लिए जो भी मटीरियल उसमें पकाने वाला डाल दें, तो पानी इतना तेज़ी से उछलता है कि वो मटीरियल को भी उछालता है। अब पानी को हीट उछाल रही है, तो इसका मतलब है जो मटीरियल उछल रहा है वो हीट की ताकत से उछल रहा है। तो वो जब उछाला जा रहा है तो उसे वर्क डन करना पड़ रहा है। और द एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे गहराई की तरफ जाएंगे। जब हीट किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो रही होती है, चूल्हे के अंदर से आकर बर्तन के अंदर, बर्तन से होती हुई पानी में आ रही है, मटीरियल में आ रही है, या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जा रही है, तो जब किसी जिस्म में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस वक्त वो किस शक्ल में होती है? उस वक्त वो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है। और इसका सबूत तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल जो मैंने भी दी है वो ध्यान में रखें। तो पानी का मॉलिक्यूल ही असल में मूवमेंट में आते चले जाते हैं। उनकी मूवमेंट तो खैर पहले से होती है, लेकिन हीट मिलने से उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो पानी के अंदर मौजूद चीज़ों के साथ टकरा कर उनको भी मूव करना शुरू कर देते हैं, उनमें भी मूवमेंट पैदा करते हैं। तो हीट असल में जब किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होती है तो उसके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और इसीलिए किसी चीज़ में जो टोटल हीट मौजूद होती है वो असल में उसके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि सपोज किसी चीज़ के अंदर सिर्फ 4 मॉलिक्यूल है ABCD। अब ज़रूरी नहीं है कि सबकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो। कोई तेज चल रहा होता, कोई स्लो चल रहा होता, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम। तो एक की A है, दूसरे की 2 जूल है, तीसरे की 3 जूल है, चौथे की 4 जूल है। तो अगर हम ये कहेंगे ये चीज़ जो भी है 4 मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल, इसकी टोटल हीट कितनी है, तो इन्हीं चारों एनर्जीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 जूल आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस चीज़ में जो टोटल हीट है वो 10 जूल है। जूल पर अलग वीडियो में बात करूँगा। इतना बता देता हूँ कि जिस तरह हम वजन वगैरह को नापते हैं आम ज़बान में, जिसे वजन कहते हैं, साइंस में से मास कहते हैं, केजी में, तो केजी एक हमारे पास यूनिट है और डिवाइस है, स्केल है, पैमाना है, नाप है। तो इसी तरह हीट को जूल में नापते हैं, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को नापने के लिए यूनिट लाजमी चाहिए। तो जूल पर अलग से बात हो सकती है, फिलहाल उस पर बात नहीं करूँगा। तो 10 जूल एनर्जी बन रही है टोटल, तो यही 10 जूल हीट है उसकी। लेकिन टेम्परेचर क्या चीज़ है? टेम्परेचर असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है। हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसके मैंने सम लिखा। और टेम्परेचर असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता। तो यहाँ देखिए 10 जूल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ये 4 मॉलिक्यूलों की एनर्जी, अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल होंगे तो 1 करोड़ की एनर्जी को ऐड करके 1 करोड़ से डिवाइड करूँगा तो वो एवरेज एनर्जी निकलेगी। अब ये 2.5 जूल जो एनर्जी आ रही है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अहम होती है। बिल्कुल इसके इक्वल नहीं होती। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, इसके इक्वल नहीं होता।
और कैलकुलेट करना तो उसका फार्मूला है, उसके तरफ बाद में जाएंगे। अब अगर होता यह है कि जो चीज़ उबल रही है, सपोज ये 4 मालिक्यूल वाली चीज़ है, ये उबल रही है, बॉयल हो रही है, तो बॉइलिंग के दौरान लिक्विड से मालिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं। लेकिन जो मालिक्यूल बाहर निकलते हैं वो निकलते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी दूसरों से ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि इनमें से सबसे पहले कौन सा मालिक्यूल गैस बनेगा, तो वो ये है टी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी तीनों से ज़्यादा है, ये सबसे पहले फरार होगा, इसके होगा निकलेगा। जब ये निकल जाएगा तो नतीजे में क्या होता है, पीछे वाले जो मटेरियल बच जाता है, लिक्विड जितना भी, उसकी टोटल हीट कम हो जाती है। अगर उसको मज़ीद हीट नहीं मिल रही, कंटिन्यूस अगर हीट मिल रही है तो अलग सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे हम हीट देना बंद कर दें तो ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ये निकलेगा, तो बाकी जो हीट बचेगी आफ्टर वेपोराइज 1 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल निकला, तो अब हमारे पास सम 6 जूल होगा 3 मॉलिक्यूलों की टोटल हीट। अब इसकी टोटल हीट कम होगी, टोटल हीट कम होने के साथ ही उसका एवरेज भी कम हो जाएगा। अब 6 है हमारी टोटल हीट, लेकिन मॉलिक्यूल 3 है, ए बी सी तीनों की अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 जूल आएगा। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्योंकि गिर गई है, कम हो गई है, तो जब जिस मॉलिक्यूल निकलेगा ज़्यादा एनर्जी वाला तो टेम्परेचर भी गिर जाएगा। यही वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर आज रेफ्रिजरेटर कूलिंग के आलात बने हैं कि वेपोराइजेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। यहाँ ये जरूरी है कि चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, लेकिन टेम्परेचर उसका यकीनन गिर जाएगा। और इसको समझे जब साइंसदानों ने तो बड़ी बड़ी चीज़ें बना डाली। तो उम्मीद है आप लोगों ने बेसिक बात समझ ली होगी कि हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, और टेम्परेचर बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है। ये किसी चीज़ की सिर्फ गर्माइश का दर्जा है या किसी चीज़ की ठंडक का दर्जा, डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, ये हीट का लेवल है। इसको मैं एक और वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह ये हीट का लेवल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में अगर हीट ज़्यादा हो तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ये मुमकिन है कि किसी चीज़ में हीट ज़्यादा हो उसका टेम्परेचर कम हो, और किसी चीज़ में हीट कम हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। इसका ताल्लुक इसके हीट कैपेसिटी से है। तो टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, हीट एक अलग चीज़ है, लेकिन आपस में जुड़े हुए ही है। मेन बात आपने समझ ली कि किस तरह जुड़े हुए हैं। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल निकलते जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर वाले तो टोटल हीट भी कम होती है, और टोटल जो एवरेज एनर्जी वो भी कम हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर भी गिरता जाता है। मज़ीद बात अगली वीडियो में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।